हेलो, नमस्कार। नमस्कार। जो लोग भी ये लाइव देखने आ गए हैं उन सभी को नमस्कार करती हूँ। आज हम लोग अनुपम जी को याद करने जा रहे हैं। कल अनुपम जी की पुण्य तिथि थी। सबसे पहले मैं उनकी स्मृतियों को नमन करती हूँ, उनका स्मरण करती हूँ। उसके बाद मैं जयशंकर जी का, अर्पण कुमार जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने चाहा कि अनुपम जी को लेकर जो भी मेरे संस्मरण है उन्हें आप सबसे साझा करूँ। वैसे मुझे पता नहीं है कि मैं कितना उनके साथ न्याय कर पाऊँगी, क्योंकि एक तो मैंने उन्हें जीवन के आखिरी वर्ष में जाना था, और दूसरा उन पे बोलने को इतना कुछ है कि उसके लिए एक गहरी तैयारी की ज़रूरत है। जैसे उनके पर्यावरण के कार्य को लेके बात की जा सकती है, उनकी गद्य भाषा को लेके बात की जा सकती है, उनकी फ़ोटोग्राफी को लेके बात की जा सकती है, उनके गांधीवादी आचरण को लेके बात की जा सकती है, और उन्होंने एक लंबे समय तक गांधी मार्ग का संपादन किया था, उस पर भी बात की जा सकती है। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ये लगता है कि सबसे अधिक हम उन्हें एक बेहतर मनुष्य के रूप में याद कर सकते हैं, और सबसे अधिक मैंने उन्हें इसी रूप में जाना था कि उनको उनसे मिलकर लगता था कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बचे हुए हैं, अभी भी दुनिया में अच्छाई बची हुई है। मुझे उनसे मिलने पर एक रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक पंक्ति है, वो याद आती है। बिनु बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इसका अर्थ ये है कि बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते हैं। जब हरि कृपा होती है तभी संत मिलते हैं। और उसका एक अर्थ ये भी है कि जब आप कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो आपकी कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होती है। मैं अभी उनसे मिलना, उनसे बातें करना, या जो भी जितना भी समय मैंने उनके साथ गुजारा वो किसी अच्छे कार्य का फल मानती हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मैं उनसे पहली बार मिली थी। अगर मुझे ठीक ठीक वो दिन याद आता है तो वो दिन है 14 जनवरी 2016 का था, और दिसंबर 2016 में ही वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए थे। हाँ, इससे पहले उनसे फ़ोन पर बातें हो चुकी थी, लेकिन इसी एक वर्ष में मैंने उन्हें जो जाना था, जो समझा था, वही मैं आपसे साझा करूँगी। हाँ, लेकिन जब 14 जनवरी को उनसे मुलाकात हुई थी तो उससे पहले मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो चुकी थी। वास्तव में मैं उनका इंटरव्यू करना चाहती थी। हुआ ये था कि नया ज्ञानोदय में उस समय मैं कुछ कुछ काम करती थी, और वहाँ उस समय नया ज्ञानोदय के संपादक लीलाधर मंडलोई जी थे। उन्होंने मुझे 10 नाम बताए थे कि मुझे उनके साक्षात्कार करने हैं। उसमें 10 नामों में अनुपम जी का नाम कोई तीसरे या चौथे नंबर था जो लिस्ट थी, लेकिन पता नहीं क्यों ईश्वर की इच्छा थी कि मैंने सबसे पहले उनके ही नाम पर टिक किया, और फिर उनका इंटरव्यू करना था तो उन्हें पढ़ना शुरू किया। कई दिनों तक उनका लिखा पढ़ती रही, उनके बारे में जो भी जानकारी नेट पर थी, जो किताबें मिल सकी उनसे पढ़ती रही।
जब काफ़ी कुछ पढ़ लिया तो एक दिन बहुत संकोच के साथ उन्हें फ़ोन किया और उनसे मिलने का समय मांगा। एक वही मुलाकात जो मेरी थी, वही ठीक ठीक हालात में हुई थी। बाकी सब तो एम्स में हुई या फ़ोन पर हम बात करते रहे थे। जब मैंने उनको फ़ोन पर बताया था कि मैं 15 दिन से आपको पढ़ रही हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ, तो इस बात पे वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि कौन इतना विलक्षण कार्य करता है इंटरव्यू लेने के लिए कि आपको 15 दिन से पढ़ रहा है। सब यही सोचते हैं कि हम सवाल पूछेंगे और जवाब मिल जाएंगे। उन्होंने जितनी सहजता और आत्मीयता से बात की थी, उसको देखकर नहीं लगा था कि मैं उनसे पहली बार बात कर रही हूँ। फ़ोन पे ही उन्होंने इतना अपनापन दिया था कि जो मिलने का संकोच था, वो जाता रहा था। जब मैं उन्होंने ये भी फ़ोन पे कहा कि मंजू भी आती है, तुम उनसे भी मिल लेना। पहली बार में ही उन्होंने अपनी पत्नी का परिचय दिया और मंजू जी उस समय जाती रहती थी। मुलाकात के दौरान जब फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, तो उन्होंने बहुत सरलता से कहा, इंटरव्यू देने में तो हमें बहुत शर्म आती है। हम लोग बात तो करेंगे ही, अगर जो तुम्हारे सवाल हैं अगर उनके जवाब तुम्हें मिल जाए तो तुम चाहे उनको उसको इंटरव्यू कर देना, उसको उसका कोई लेख लिख देना, लेकिन इंटरव्यू मत लो। ना उनको इंटरव्यू देना था और ना उन्होंने दिया। जब मैंने उसी मुलाकात में उनके भाषणों का जिक्र किया कि आपके भाषण तो बहुत अच्छे हैं, इनकी किताब क्यों नहीं निकलवाते, तो उन्होंने कहा, अरे ऐसा मैंने क्या कह दिया है या ऐसा मैंने क्या लिखा है। मैंने कहा, नहीं, जो आप कह रहे हैं उसकी आज के समय में बहुत ज़रूरत है। आपको वो छपवाना चाहिए और वो बहुत अच्छे हैं। उनसे अगर किसी एक का भी मन बदलता है या किसी एक का भी भला होता है तो होने दीजिए। फिर उन्होंने बताया कि वो एक मित्र को ऐसा ऐसा कुछ उनके एक मित्र थे जो ऐसा करने की सोच रहे थे और उनको वो वादा कर चुके थे उनसे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, पहले वो किताब आ जाने दो, फिर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। बाद में उन्होंने वो किताब का पीडीएफ मुझे भेजा था। वो अपने वादे के पक्के थे, वो जो कह देते थे वो करते थे। वो चाहते तो छुपा भी सकते थे मुझसे कि नहीं, कोई किताब नहीं आ रही, तुम निकालना चाह रही हो तो निकालो। आमतौर पे ऐसा होता है। लेकिन उन्होंने तुरंत ही बताया था कि नहीं, उनके एक मित्र ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं। इसी बीच मैंने इस किताब पे काम करना शुरू कर दिया था। जब मैं थोड़ा काम कर लिया तो मैंने मंडलोई जी को दिखाया कि देखिए ये भाषण है, इसको हमें निकालना चाहिए। तो वो भी अनुपम जी को बहुत पसंद करते थे और अनुपम जी की तरह से भक्त हैं वो। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा, ठीक है, ये बात करो, मैं हम किताब निकालते हैं इस पर। जब मैंने उन्हें बताया फ़ोन पे कि ज्ञानपीठ आपके भाषणों का संकलन छापना चाहता है, तो इस पर उन्होंने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो इस तरह से जो आज का विषय है मेरा, अच्छे विचारों के अकाल के बहाने, तो इस तरह से इस किताब की रूपरेखा अच्छे विचारों का अकाल की तैयार हुई। जब ये किताब मैं तैयार कर रही थी और मैंने उनसे फिर कहा कि इसमें आपका एक इंटरव्यू जाना चाहिए, फिर उन्होंने मेरी मांग को खारिज कर दिया। मैंने उनसे ये भी कहा कि देखिए, साहित्य में मेरा कोई ऐसा इतना बड़ा नाम तो है नहीं। आप अगर इस किताब की भूमिका किसी और से लिखवाना चाहे तो लिखवा सकते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा, अरे मेरा भी कौन सा बड़ा नाम है साहित्य में, मेरा भी उतना ही नाम है जितना तुम्हारा। लेकिन तब वास्तव में मुझे नहीं पता था कि उनका इतना बड़ा नाम है, लोग इतना सम्मान करते हैं। जब उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके शरीर को वहाँ रखा गया था गांधी शांति प्रतिष्ठान में, लोग किस कदर बाहर खड़े थे। ऐसे तो लोग बड़े बड़े नेता के लिए भी नहीं खड़े होते हैं,
तब मैंने जाना कि उनका कितना बड़ा नाम था। लेकिन कभी उनको ऐसा लगा नहीं, ना उन्होंने मुझे ऐसा जताया। उन्होंने कहा नहीं, तुम ही भूमिका लिख देना, तुम ही सब करना, किसी और को करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा लक्ष्य बस इतना ही था कि जिन लोगों ने उनको नहीं सुना है, जो लोग उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो तक उनके लिखे हुए के माध्यम से पहुँचे। लेकिन मेरे साथ घटी इस घटना से ये स्पष्ट हो गया कि वो कभी आदमी के पद को देखकर बात नहीं करते थे। वो हमेशा कि वो इतना बड़ा आदमी है। बाद में एक बार जब उनसे फ़ोन पर बात हो रही थी एम्स में, तो उन्होंने मुझे बताया कि राहुल गांधी ने उनको मिलने के लिए बुलाया था, जिससे भी उन्होंने कहलवाया कि राहुल गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। तो उससे उन्होंने कहा कि एक बार पूछना उनसे वो क्यों मिलना चाहते हैं। अगर पानी के काम के सिलसिले में मिलना चाहते हैं तो वो आज भी खड़े हैं तालाब को पढ़ें, किताब उनकी है। अगर उसके बाद भी उन्हें लगता है कि हमें मिलना चाहिए तो हम ज़रूर मिलेंगे। बाद में उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही राहुल गांधी का कोई जवाब आया। तो ये एक बड़ी बात है कि आप किसी भी आदमी से, आप उसके पद को देखकर, उसका क्या रुतबा है उसको देखकर, या उससे आपके कितने मतलब निकल सकते हैं, उन सब को हटाकर बात करें, उनको अपना बना लें। उनसे मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि बहुत कम हमारा साथ रहा। लेकिन हाँ, वो उस समय वो किताब कर रही थी और वो बीमार हो चुके थे। लेकिन फिर भी अच्छे उस किताब के सिलसिले में उनसे अक्सर बात होती रहती थी। और उसके माध्यम से उस किताब को करते ही करते जितना मैं उनको जान सकती थी उतना मैंने जाना, उतना ही मैंने और जितना सीख सकती थी उतना मैंने सीखा। हो हो सकता है कि कोई मेरी इस बात से सहमत ना हो कि इस बात से सहमत ना हो कि उनसे मिलकर अपने ही भीतर कुछ परमार्जित होने लगता था, जैसे कुछ बदल गया हो आपके भीतर। अपने ही अपने अंदर एक परिवर्तन सा महसूस होता था जब भी आप उनसे मिलिए। वो ऐसा क्यों होता था, वो सिखाते थे कि जीवन इस तरह भी जिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कार हो, आपके पास बंगला हो, आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, बहुत सी सुविधाएं हो। इन सभी के बिना भी काम चलता है। लेकिन क्या है कि अच्छे विचारों के बिना काम नहीं चलता है। वो खूब अच्छे से जानते थे कि अच्छे विचार होना समाज के लिए, आपके मन के लिए बहुत ज़रूरी है। वे बातों ही बातों में बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझा देते थे। जैसे वो कहते थे, नौकरी करो पर उसमें चाकरी का भाव रखना रहना चाहिए। अगर तुम नौकरी के भाव से करोगे तो मन में हमेशा ये लगेगा कि नहीं, अरे हमें तो हम इतना काम कर रहे हैं और हमें इतना कम पैसा मिल रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। लेकिन अगर हम चाकरी के भाव से कोई काम करेंगे तो हमारे मन में ये असंतोष नहीं आएगा। ये असंतोष दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका और अगर हम देखें तो इसके पीछे एक बड़ी गहरी बात है। चाकरी का भाव तभी आता है जब हम उस काम को मन से कर रहे होते हैं। अगर हम कोई काम बोझ समझ के कर रहे होते हैं तो चाकरी का भाव नहीं आता है। वो हमें लगता है कि हाँ, हमें अगर 500 रुपया मिल रहा है तो हमें 500 का ही काम करना चाहिए। लेकिन अगर हम मन से कर रहे होते तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कितना पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और हम उस काम को पूरा तन मन धन से करते हैं। मुझे जो एक बात उनसे मिलकर लगी थी वो एक और ये थी कि उनके भीतर एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा थी। कि वो सकारात्मक ऊर्जा इस अर्थ में महत्वपूर्ण थी कि जो भी आपके भीतर अच्छा है,
जो भी आपके भीतर सुंदर है वो उसे बाहर ले आते थे। दिल्ली में कुछ स्कूल हैं जिनके बारे में मुझे पता चला कि उनके बारे में फेमस है कि वो आपका बेस्ट टैलेंट, जो आपकी सबसे अच्छी योग्यता, उसको बाहर ले आते हैं। और उसके लिए रात से ही फॉर्म मिलने शुरू हो जाते हैं। अगले दिन फॉर्म भरना है तो रात से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है और लोग पूरी पूरी रात इंतज़ार करते हैं। लेकिन आप उनसे मिलिए, उनसे जब जब मैं मिलती थी तो मुझे लगता था कि वो ये काम कितने सहज तरीके से करते हैं। उनमें सादगी थी, सरलता थी, लेकिन समझ इतनी जल्दी थी कि सामने वाले के भीतर क्या अच्छा है, उसको तुरंत निकाल के, बिना कुछ लाग लपेट के, बिना दिखावटी शब्दों के बिल्कुल सामने रख देते थे कि देखो तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये अच्छा है। उनसे मिलकर कभी एक मन में ऐसा ये नहीं लगता था कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। उनसे मिलकर लगता था कि दुनिया कितनी सुंदर है, हमारे पास कितना कुछ है, उसका हम कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो वो एक तसल्ली का भाव, एक शांति का भाव, एक स्नेह का भाव उनसे मिलता था, एक वात्सल्य मिलता था। और जो हमारे अंदर नहीं है, जो हमारे, क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं होता है, सबके अंदर कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है। तो वो जो कम होता था ना, उसको पता नहीं कहाँ गायब कर देते थे। वो कहीं जैसे कि नहीं, सब कुछ कितना अच्छा है ऐसा लगता था। और एक बड़ी बात कि उनका दायरा भी बहुत बड़ा था, वो संबंधों को बहुत अच्छे से निभा लेते थे बिना ये मोबाइल नाम की क्रांति को छुए हुए। उनके पास एक बेसिक फ़ोन हुआ करता था, लैंडलाइन फ़ोन, उससे सबको फ़ोन कर लेते थे वो। और जहाँ चिट्ठियाँ लिखनी थी वहाँ चिट्ठियाँ भी लिखते थे। जब मुझे याद है उसी समय मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी, तो उन्होंने फ़ोन करने के बजाय एक चिट्ठी लिख के भेजी थी। इस ज़माने में, इस ज़माने में जब आदमी सिर्फ मैसेज करता है फ़ोन पे, एक मेल डाल देता है, उस समय में एक चिट्ठी बहुत ही आत्मीयता भरी लगती है। और आजकल तो मैं देखती हूँ कि लोग फेसबुक पे श्रद्धांजलि पोस्ट लगाते हैं, उस पर रिप लिख देते हैं, रेस्ट इन पीस को रिप लिख देते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि अगर रिप ही लिखना है तो मत लिखो भाई, इतना तुम्हारे पास वक्त नहीं है कि रेस्ट इन पीस लिखो, तो मत लिखो, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। वो वो कुछ कुछ बातें इतनी अच्छी कहते थे, जैसे कि कहते थे कि ये जो मोबाइल पे जो पत्नियों के जोक भेजे जाते हैं, या जो इस तरह के चुटकुले आप सुबह शाम दोपहर रात भर लगे हुए हैं, तो क्या उसी से संबंध बनते हैं? मान लीजिए आप चुटकुला भेज रहे हैं, आपको पता नहीं उसके घर में कोई बीमार है, वो परेशान है, उसकी किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन आप भेजे जा रहे हैं। तो वो कहते थे कि संबंध सिर्फ इससे नहीं बनते हैं कि आप उनको कितना भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपके संबंध आपके स्नेह से बनते हैं, जो वो चाहे आप कभी कभी भी दिखाएं और या महीनों बाद भी दिखाएं, लेकिन हाँ, वो उसके अंदर एक अंदरूनी ताकत होनी चाहिए। वे अपनी बीमारी में भी सबको फ़ोन करते थे। मुझे एक बार याद है कि जब अच्छे विचारों का विचारों का अकाल किताब छपने को तैयार थी और वो आने वाली थी एकदम, मैंने उनसे कहा 15 दिन के भीतर आ जाएगी। लेकिन अब बहुत सारे काम और भी लोगों पे निर्भर होते हैं, नहीं आ पाई। मैंने शर्म से उन्हें फ़ोन नहीं किया कि क्या जवाब दूंगी, मैंने उनको कह चुकी थी कि किताब आ जाएगी। तब उन्होंने ही फ़ोन किया, जबकि उस समय उनका उठना बैठना मुश्किल हो गया था, बहुत दर्द से परेशान रहते थे। हालांकि वे कभी कहते नहीं थे कि मुझे दर्द हो रहा, जब भी बात करती थी अरे थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। उनको लगता था कि सामने वाला परेशान होगा उनके दर्द को जानकर। तो हाँ, मैं कहाँ पर थी, किताब। तो वो किताब नहीं आ पाई, मैंने शर्म से उन्हें फ़ोन नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बहुत दिनों से फ़ोन नहीं आया, तुम ठीक तो हो? मैंने फिर उनको बताया कि हुआ ये कि किताब आनी थी, मैं आपसे कह चुकी थी और आई नहीं, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया। तो उन्होंने बहुत ही स्नेह से बोला कि
अरे किताब नहीं आई तो क्या हुआ, वो तो एक माध्यम बनी हमारी बातचीत का। किताब आए या ना आए, तुम अपने को इस परिवार का सदस्य समझो। और सचमुच उन्होंने मुझे अपने परिवार का सदस्य बना लिया। और वो परंपरा समझ लीजिए कि वो स्नेह, वो प्यार, नंदिता दीदी, मंजू जी, उनके बड़े भैया, सब लोग निभा रहे हैं। मगर मैं भले ही चूक जाऊं फ़ोन करने से, लेकिन वो लोग एक थोड़े थोड़े अंतराल पर मेरा हाल चाल लेना, मुझे फ़ोन करना नहीं चूकते हैं। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं रहा होगा, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। जो भी उनके संपर्क में आता होगा, जिससे भी वो अपना संबंध बनाते होंगे, सभी के साथ ऐसा रहा होगा। उनका परिवार भी बहुत बड़ा है, तो वो सबसे निभाना आज के समय में एक बड़ी बात है जो उनके भीतर थी। ये ऐसा मैंने जाना। एंड कई बार हम लोगों से मिलते हैं तो लगता है कि उनको जानना इतना आसान नहीं है। और किसी को भी जानना इतना आसान होता नहीं है वास्तव में। हम अपने को ही नहीं जान पाते हैं। कई बार पूरी पूरी उम्र बीत जाती है, किसी के साथ हम रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम कितना कम जानते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं, जो वो लिखते हैं, और उसमें कोई समानता नहीं होती है। उसमें एक फाँक दिखाई देती है कि जो वो कह रहे होते हैं तो वो व्यवहार में नहीं आता। पता नहीं, लेकिन कुछ होता है कि सब कुछ अलग अलग होता है। पर उनके साथ क्या था कि सब कुछ सहज और सरल लगता था, बिल्कुल पारदर्शी, कि आप उसके उनके आर पार देख सकते थे। जैसे वो दिखते थे वैसा ही वो लिखते थे, वो ऐसे ही वो रहते थे, जैसा वो मानते थे वैसे ही वो काम भी करते थे। और पारदर्शिता इतनी बड़ी थी कि आप उनके माध्यम से अपने को टटोलते थे, अपने को अधिक जानते थे। जब वो बातें करते थे तो उनके सामने आपको ये नहीं लगता था कि आप उनके बारे में कितना जान सकें। आपको लगता था कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, क्या हम इस तरह पानी बचा रहे हैं, क्या हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, इस तरह मतलब कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे कुछ कुछ सवाल अपने मन में उभरते थे। तो उनकी पारदर्शिता इस तरह से काम करती थी कि आप अपने को अधिक जानते थे, आप अपने को अधिक जानने की कोशिश करते थे। और ये सबके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि हम जानते हों उनके बारे में सभी कुछ। तो हो सकता है कि अनुपम जी के बारे में भी हम बहुत कुछ ना जानते हों, उनका एक व्यक्तिगत जीवन हो, लेकिन लेकिन फिर भी वो इतना गैर ज़रूरी था कि हमें जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। जितना सामने था वो इतना सुंदर था, वो इतना आकर्षक था, वो इतना हमारे लिए अपनापन लिए हुआ था कि अब उसके अलावा जो कुछ भी अगर अपरिचित था तो वो बहुत ही गैर ज़रूरी था। आज एक चीज़ और जो मुझे लगती है कि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं आजकल, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। वे दिखाते कम थे और काम ज़्यादा करते थे। उनका यही बात हमेशा होता था, ऐसा मैंने क्या किया है। उन्हें अपने किए का कभी कोई भी गुमान नहीं होता था। कभी ये नहीं लगा उनको कि हाँ मैं इतना बड़ा, इतने बड़े कवि का पुत्र हूँ। सादगी, सरलता जिसके बारे में लोग अक्सर उनके बारे में कहते हैं, जिसकी अक्सर बात होती है, लेकिन मुझे लगता था वो बने ही उसी से थे। उनकी जो त्वचा थी वो सादगी, सरलता से ही बनी थी। उसकी और वो कोई ओढ़ा हुआ रूप नहीं था कि हाँ मुझे ऐसा दिखना है या ऐसा अच्छा नहीं लगता या मैं ऐसा व्यवहार करूँगा तो ये होगा। वो सहज था, वो उनके अंदर से आता था, उनके भीतर से सरलता थी वो। उनको गुस्सा भी आता होगा, मैं नहीं ये कह रही हूँ कि उनको गुस्सा नहीं आता होगा या उनको दुख नहीं होता होगा या उनकी कुछ इच्छा नहीं होती होगी, लेकिन
उन सबको बरतने का जो विवेक था वो अद्भुत था। मैंने कभी उन्हें गुस्से में नहीं देखा, कभी डांटते हुए नहीं देखा। मैंने भी गलतियां की होंगी लेकिन कभी डांटा नहीं उन्होंने। समझाने का तरीका ही अलग था बिल्कुल भी। जिस तरह से आज हम लोग तुरंत ही गुस्सा हो जाते, खैर मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा हो जाते हैं या अनुचित व्यवहार करने लगते हैं, तो वो सब उनके भीतर था ही नहीं। लेकिन इतनी सादगी, जितनी जिस सादगी से वो रहते थे, जिस सरलता से वो रहते थे, जिस विनम्रता से वो व्यवहार करते थे, उसके बीच में उनका सौंदर्य बहुत गजब का था। वो चाहे उनके जो जिस तरह से वो पहनते ओढ़ते थे उसको देख कर आप लगा सकते थे, किताब का कवर उनका देख के लगा सकते थे, उनके चित्रों को देख कर समझ सकते हैं कि उनका सौंदर्य कितना अद्भुत था। एक बार मैं उनके मिलने गई थी तो वो किसी को मिलने जा रहे थे और उसके लिए वो किताब को पैक कर रहे थे। इतना सुंदर उन्होंने पैक किया था किताब को कि बाद में इसका जिक्र एक बार नंदिता दीदी ने अपने लेख में भी किया कि वो पैकिंग या वो भी स्वयं भी खुद भी बहुत अच्छी पैकिंग करते हैं। और उन्होंने इतने सुंदर से पैक करके वो किताब रखी तो मैं उसको देख के दंग रह गई थी। जब ये किताबों के लोकार्पण होते हैं तो उनके विषय में उनका कहना था कि ये तो क्रेता कर्मण है। दूसरी बात वो कहते थे कि किताब इतना पैसा खर्च करते हैं ये लोग लोकार्पण पे, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन किताब को क्या करते हैं कि वो एक मिट जैसे ऐसे कागज़ में पैक कर देंगे जिसमें जैसे लगता है कि मिठाई का डब्बा। अरे नहीं खरीदना, आप सफ़ेद कागज़ में पैक कर दीजिए, प्लेन पेपर में। तो जो चीज़ों के साथ जो संगति बनती थी, जो घटनाओं के साथ संगति बनती थी, वो उसमें एक सौंदर्य बोध रहता था उनका हमेशा कि हाँ ये काम ऐसे होना चाहिए। तो वो उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। यही उनके लिखे के प्रति भी था, जो वो लिखते थे और जो वो करते थे, जो सोचते थे, उसके प्रति भी उनका एक सौंदर्य बहुत झलकता था। उन्होंने अपने लिखे को अपने लिखे के बारे में एक भाषण दिया था जिसको मैं पढ़ती हूँ, उसमें कुछ लाइनें कि बहुत सारा नहीं लिखा, एकदम नियमित भी नहीं लिखा, बहुत विविध भी नहीं लिखा, इतना लिखा हुआ भी समाज ने बहुत उदारता के साथ न सिर्फ पढ़ा बल्कि उसे अपना काम भी आगे बढ़ाया। लिखा हुआ अक्षर जिस दौर में तेजी से अपनी प्रामाणिकता खोता जा रहा है, उस दौर में वो बराबर काम आ रहा है, इसकी सूचनाएं मिलती हैं तो आनंद आ जाता है। उन तो उनकी दृष्टि में शब्दों की सजावट का तभी कोई अर्थ था जब उसका जब उससे कोई हित सदता हो, जीवन को ऊपर उठाता हो, हमारे आने वाली पीढ़ियों को कुछ परोसता हो, उनका मार्गदर्शन करता हो। यहाँ पर जो जिसका उन्होंने जिक्र किया कि उस दौर जिस दौर में तेजी से अपनी प्रामाणिकता खोता जा रहा है, उस दौर में वो बराबर काम आ रहा है, इसकी सूचनाएं मिलती हैं तो आनंद आ जाता है। ये जिस किताब के बारे में कह रहे हैं वो है अच्छे आज भी खरे हैं तालाब। आज भी खरे हैं तालाब किताब उनके परंपरागत जल प्रबंधन के बारे में है। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जल की परंपरागत और सामाजिक व्यवस्था को समझने में लगा दिया था। जिस तरह से पानी की कमी हो रही है उसको लेकर वे बहुत चिंतित थे और वे आने वाले दिनों में पानी के संकट को देख चुके थे। आजकल भी इस तरह की बातें होती हैं कि जो अगला विश्व युद्ध लड़ा जाएगा वो पानी के लिए लड़ा जाएगा। तो पानी उनकी चिंता में हमेशा बराबर बना रहा। उन्होंने वो प्रायोगिक आधार उपलब्ध कराया जिससे बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र में जहाँ पानी नहीं के बराबर था वहाँ पानी की कोई कमी नहीं रहे। उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जाकर हमारे पूर्वजों के जल प्रबंधन को देखा और समझा था और उन्होंने ये पाया था कि हमारे पूर्वज हमसे बहुत बेहतर जानते थे।
हम परंपरागत जल और वो ये देखने और समझने के बाद ये मान गए थे कि हम परंपरागत जल संरक्षण को ही अपनाकर जल संसाधनों का संरक्षण, रखरखाव, तालाबों के जल प्रबंधन तथा वर्षा जल संचयन अभियान को सफल बना सकते हैं। वे ये भी मानते थे कि जल संरक्षण में आम आदमी की सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है। सिर्फ सरकार की नीतियों और योजनाओं के भरोसे ये काम लगभग असंभव है। उन्हें ये अफसोस होता था देखकर कि संस्थाएं, नीतियां, सरकार इतना पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ उसके परिणाम सामने नहीं आते। नमामि गंगे पर मेरी उनसे अक्सर बात होती थी और कहते थे, हम लोग जानते थे कि कुछ भी परिणाम सामने आने वाला नहीं है। पर इसीलिए वो कहते थे कि हम कभी ये समझने का प्रयास क्यों नहीं करते कि हमारे पुरखों को इन समस्याओं का सामना क्यों नहीं करना पड़ा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि आज भी खरे तालाब में वो कैसे इस बात को लिख रहे हैं। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य में नहीं प्रकट हुए थे। इनके पीछे एक इकाई थी बनाने वालों की, तो एक दहाई थी बनाने वालों की। ये इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनती थी। लेकिन पिछले 200 वर्षों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पड़ गए समाज ने इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार को शून्य ही बना दिया। इस नए समाज के मन में इतनी सी उत्सुकता नहीं बची कि उससे पहले के दौर में ये तालाब कौन बनाता था। इस तरह के काम को करने के लिए जो नया ढांचा खड़ा किया है आईआईटी का सिविल इंजीनियरिंग का, उस पैमाने से, उस गज से भी उसने पहले ही हो चुके इस काम को नापने की कोशिश नहीं की। आगे वे लिखते हैं कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तो हमारे देश में कोई सिंचाई विभाग नहीं था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं थी, वैसे शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय या महाविद्यालय नहीं था। सिंचाई की शिक्षा नहीं थी, पर सिंचाई का शिक्षण हर जगह था और समाज उस शिक्षण को अपने मन में संजो कर रखता था, उस शिक्षण को अपनी ज़मीन पर उतारता था। पर सचमुच कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई 25 लाख छोटे बड़े तालाब थे, उससे भी ज़्यादा अनगिनत कुएं थे। इन सभी की योजना कहीं सैकड़ों मील दूर बैठे लोग नहीं बनाते थे, यहीं बसे लोग उस क्षेत्र में अपना बसना सार्थक करते थे। यह परंपरा आज भी पूरी तरह टूटी नहीं है। हाँ, उसकी प्रतिष्ठा जरूर गिर गई है आज नए पढ़े लिखे समाज में। ये पूरी किताब जो हमारा आज भी खड़े हैं तालाब परंपरागत जल प्रबंधन को रेखांकित करती है, उसके महत्व को बताती है। ये पूरा एक शोध कार्य है और इस शोध कार्य को पढ़कर बहुत से लोगों ने अपने क्षेत्र की पानी की कमी को खुद ही दूर की है। जहाँ सरकार बहुत सारा पैसा बहा रही थी, वहाँ वहाँ भी पानी कमी दूर नहीं हो पाई, पर उन्होंने जो आज भी खरे तालाब में जो नीति बताई है, जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिस तरह का शोध कार्य प्रस्तुत किया है, उसको अपनाया तो वहाँ पानी की कमी दूर हो गई है। उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में जाकर कुओं, तालाबों, बाड़ों, नदियों के संरक्षण में अपना योगदान दिया। अनुपम जी ने अनुपम जी इन क्षेत्रों में गए और वहाँ उन्होंने अपना इनको बचाने में जल को बचाने में अपना योगदान दिया। उत्तराखंड और राजस्थान के लोपाड़िया परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवन की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। राजस्थान के अलवर जिले में राजेंद्र सिंह के तरुण भारत संघ द्वारा प्रारंभ किए जल संरक्षण कार्य को सफल बनाने में अनुपम जी की किताब आज भी खरे तालाब का बहुत बड़ा हाथ रहा। अनुपम जी उस संस्था के अध्यक्ष भी रहे। वहाँ पानी का ऐसा वैकल्पिक आधार खड़ा किया गया जो आज भी लोगों के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। इसी किताब के कारण सागर जिले के
लगभग 1000 तालाबों ने अपना फिर से जीवन प्राप्त किया था। राजस्थान के प्रत्येक कोने में पुस्तक के प्रभाव के कारण सैकड़ों जल यात्राओं के साथ साथ हजारों पुरातन जल स्रोत संभाले गए थे। जयपुर के ही अकाल ग्रस्त लाखोड़िया गांव के लक्ष्मण सिंह जी ने इस पुस्तक से प्रेरणा प्राप्त करके न केवल अपने गांव का गोचर बचाया, बल्कि जल संरक्षण के कारण वे शहरों की तरफ स्थापित होने से बच गए, जिन्हें आज की भाषा में हम क्लाइमेट रेफ्यूजी कहते हैं। उत्तरांचल के पौड़ी गढ़वाल के उफरखेल क्षेत्र के दूधा तोली लोक विकास संस्थान के श्री संचितानंद भारती ने पुस्तक से प्रेरणा प्राप्त करके चाल और खाल को पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया। इस दौरान पिछले 25 सालों में उन्होंने ऐसे कोई 35,000 तालाब बनवाए हैं। हिंदी भाषी राज्य न होते हुए भी कर्नाटक में इस पुस्तक के प्रभाव से कर्नाटक सरकार ने तालाब बचाने का काम सीधे अपने हाथ में लिया और वहाँ एक जल संवर्धन योजना संघ बनाया गया तथा विश्व बैंक की मदद से पूरे राज्य के तालाब बचाने की योजना तैयार की गई थी। इसी तरह पंजाब, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र भी इस किताब से लाभ पाकर पानी में पीछे नहीं रहे। अनुपम जी की एक और किताब है राजस्थान की रजत बूंदें, जिसका फ्रेंच लेखिका आनी मोंतो ने अफ्रीका के रेगिस्तान देशों के लिए उपयुक्त समझा और फ्रेंच में इसका अनुवाद किया। अफ्रीका के मोरक्को देश में इसके अनुवाद के कारण जल संग्रह का नया काम बड़े पैमाने पर प्रारंभ हुआ। अनुपम जी ने 2009 में टेड टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन सम्मेलन को संबोधित किया था, जहां बोलने वाले विश्व के प्रमुख विचारकों को आमंत्रित किया जाता है, जहां बोलने के लिए विश्व के प्रमुख विचारकों को आमंत्रित किया जाता है। 18 मिनट के इस भाषण को अब तक कोई लाखों लोग देख चुके हैं और करीब 20 भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है। ये भी जल प्रबंधन से ही जुड़ा हुआ भाषण है। ये मैंने आपको सिर्फ संक्षिप्त विवरण दिए हैं कि हाँ, ये उनकी कृति को पढ़कर कितना काम हुआ है, क्योंकि इस किताब पे उनका नाम भी नहीं था, कोई रॉयल्टी भी नहीं थी, तो इसके बारे में कोई निश्चित नहीं जाना जा सकता है कि किस ने इससे क्या क्या काम किया होगा, सीखा होगा। लेकिन जितनी जानकारी हमें मिली है उस आधार पे मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए हैं। और सिर्फ ये वो अन्य प्राकृतिक सिर्फ ये जल प्रबंधन की बात ही नहीं, वो प्राकृतिक आपदाओं पे भी अपने विचार इतने अच्छे से रखते हैं जिनको हम सीख कर हम बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। वो बाढ़ के बारे में कहते हैं कि बिना पानी का स्वभाव समझे विकास के नाम पर कई तरह के कार्य होते रहते हैं और ये किसी एक कालखंड की बात नहीं है। दुर्भाग्य से हर समय ऐसी गलतियां दोहराई जाती रहती हैं। एक तरफ प्रकृति पर्यावरण के खिलाफ ले जाने वाले कामों की बाढ़ आ जाती है तो दूसरी तरफ अच्छे विचारों का अकाल पड़ने लगता है। अच्छे विचारों का अकाल पड़ने का क्या अर्थ है? अच्छी परियोजनाओं का अकाल। वे कहते थे कि बाढ़, सूखा, अकाल कभी मेहमान की तरह नहीं आते हैं। उसके पहले अच्छे विचारों का अकाल पड़ता है और अच्छे विचारों के अकाल से अर्थ है अच्छी परियोजनाओं का अकाल। इसे उन्होंने अपने लेखों, व्याख्यानों में पूरी तरह समझाया है कि कैसे जिन्होंने उनको नहीं पढ़ा है उनके यदि उनके चिंतन में पर्यावरण है तो उन्हें एक बार उनका हुआ लिखा हुआ पढ़ना चाहिए। शायद हमारी बहुत सी समस्याएं सुलझ जाए, बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की हमें शक्ति मिल जाए, हमें साधन मिल जाए और हमारा मकसद हम उनसे बच सके। एक बार मैंने उनसे पूछा कि लोग कहते हैं कि अब गांधी प्रासंगिक नहीं रहे, तो वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, लेकिन इस सवाल पर उनके चेहरे पे थोड़ी सी तलखी दिखाई दी।
उन्होंने कहा कि अगर आपको युद्ध चाहिए तो गांधी प्रासंगिक नहीं रहे, आपको पर्यावरण संकट चाहिए तो गांधी प्रासंगिक नहीं रहे। उन्होंने अच्छे विचारों के काल में एक लेख है जड़ें, जड़ों में उन्होंने कहा है कि हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ने की कोशिश की, साथ ही अपने को दुनिया की चालू परिभाषा के हिसाब से आधुनिक बनाने का भी रास्ता पकड़ने के लिए परिश्रम शुरू कर दिया था। आज़ाद होने के बाद तो इस कोशिश में हमने पंख ही लगा दिए थे। हमने पंख खोले पर शायद आंखें मूंद ली। हम चले तेजी से पर हमने दिशा नहीं देखी। अब एक लंबी उड़ान शायद पूरी हो चली है और हमें वे सब शब्द याद आने लगे हैं जिनसे हम पीछा छुड़ा कर उड़ चले थे। अभी हम जमीन पर उतरे भी नहीं हैं, लेकिन हम तड़पने लगे हैं अपनी जड़ों को तलाशने। गांधी जी भी अगर आप उनके विचार पढ़ें तो बार बार इन्हीं जड़ों की बात कहते हैं जिसे वो स्वदेशी कहते हैं। और इस अर्थ में अनुपम जी पूरी तरह गांधी जी के स्वदेशी सिद्धांत के संवाहक थे और उससे भी अधिक उनके जन भागीदारी सिद्धांत के, क्योंकि वे जानते थे कि किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की, वहाँ के शिक्षण संस्थानों की, वहाँ के अन्य सामाजिक संगठनों की होती है, उससे कहीं अधिक परिवार समाज अन्य संबंधों की होती है। चिपको आंदोलन, मिट्टी बचाओ आंदोलन से वे जुड़े रहे थे और उसमें आगे बढ़ चढ़कर वे भाग लेते थे। चंडी प्रसाद भट्ट जी ने अपने एक लेख में लिखा था कि चाहे श्रमदान में पत्थर ढोने का काम हो या गड्ढा खोदने अथवा पेड़ रोपने का, वे हर काम को पूरे मनोयोग से करते थे। उसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी कि मैं हाँ ये काम मैं नहीं करूँगा। वास्तव में अगर हम देखें तो अनुपम जी की दृष्टि उस सामाजिक वैचारिक जड़ता का विरोध करती है जहाँ हम किसी भी संस्कृति का अंधाकरण करने को तथा कथित विकास कहने को पक्षपाती हैं। जैसे जैसे हर परिवार का रहन सहन अलग होता है, वैसे हर क्षेत्र का होता है, वैसे वहाँ की भाषा, वहाँ का समाज, वहाँ की ज़रूरतें भी अलग होती है। उनका स्पष्ट मानना था कि हम किसी संस्कृति का अंधा अनुकरण करके विकास नहीं कर सकते हैं। और यही बात गांधी जी हिंद स्वराज में भी कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति से विकास करना चाहिए। जो हमारा ज्ञान है उसको लेके हमें बढ़ना चाहिए, हमें आयातित ज्ञान नहीं चाहिए। इस बात को धारण को वो पारंपरिक ज्ञान को उर्वर बनाने के लिए कहते हैं अनुपम जी। और इस बात के उदाहरण के लिए वो पेड़ का उदाहरण देते हैं कि पेड़ बड़ा होता है, ऊपर बढ़ता है, लेकिन जड़ों को तो नहीं छोड़ देता। अगर वो जड़ें छोड़ देगा तो कितने दिन हरा भरा रह पाएगा। विकास को इसी अर्थ में हमें समझना चाहिए कि विकास हम अपनी परंपरा से जुड़ कर करें। तो इस अर्थ में अनुपम जी पूरी तरह से जो हमारी आदिम सुगंध है, जो हम उसके समर्थक हैं, वो उनका ये पूरा विश्वास था कि आज के जीवन में जो निराशा, कुंठा, संतरास व्याप्त है, उससे हमें ये हमारी आदिम सुगंध ही बचा सकती है। और वो ये मानते थे कि हमारे पुरखों ने हमसे बेहतर जीवन जिया है, उनकी तकनीकी हमारी तकनीकी से अधिक विकसित थी। हालांकि उस समय तकनीकी जैसा कोई शब्द ही नहीं था, लेकिन उनका जो ज्ञान था वो इंजीनियरिंग विद्यालयों से प्राप्त डिग्री पर आधारित नहीं था, बल्कि लाखों करोड़ों सालों से जो चीज़ें प्रकृति ने तय की थी उसके आधार पर आधारित था। उनका आधार अनुभव से प्राप्त था, वो ज्ञान सहज था। तालाब बनाना उन्होंने किसी स्कूल में नहीं सीखा होगा। जो ज्ञान सहज हमें प्राप्त था, जो ज्ञान हमें पीढ़ियों दर पीढ़ियों ऐसे ही मिल रहा था, उसको आज क्या हो रहा है, आज वो स्कूल में एक भारी भरकम क्या कहते हैं आधुनिकता का आवरण पहना के और भारी भरकम किताबों के माध्यम से दिया जा रहा है। इसीलिए वे मानते थे
कि स्कूल और कारावास में कोई अंतर नहीं रह गया है। अनुपम जी परिवार और समाज में इस परिवर्तन के प्रति बहुत खेद व्यक्त करते थे कि आजकल ये समझ हो गई है कि जो कुछ भी सिखाएंगे स्कूल सिखाएंगे। जो घर की जो भूमिका थी, जो समाज की भूमिका थी, जो परिवार की भूमिका थी, वो लगभग लगभग समाप्त है। अब हम देखते हैं कि सॉरी हम देखते हैं कि 2 साल के बच्चे होते ही क्या कहते हैं, हम उन्हें प्ले स्कूल कहा जाता है, वहाँ डालने लगते हैं। वो तो ये एक माहौल बन गया है कि जो भी सिखाएगा स्कूल सिखाएगा। घर में किसको ये अगर वो निरक्षर ना हो तो छोटे बच्चे को पढ़ाना कितना बड़ा काम है, लेकिन ये हो गया है। तो इसीलिए वो कहते थे कि जो ये समाज में ये जो आ गया है ना, कि सारी भूमिका केवल शिक्षण केंद्रों की है, शिक्षण संस्थानों की है। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। शिक्षा की दुनिया में क्या कह रहे हैं कि शिक्षण एक बाजार बन गया है। जो कभी हमारे लिए आनंद का विषय था वो सजा बन गई है। और जो ये आजकल ये हो रहा है कि 98% पे ही एडमिशन मिलेगा, दाखिला मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये जो 90% का चक्कर चला है, उस पे वो बहुत सुंदर अपनी बात लिखते हैं, शिक्षा कितना सर्जन कितना विसर्जन लेख में। मैं पढ़ती हूँ उसको। घर का कचरा तो कभी कभी दरी के नीचे भी डालकर छिपा दिया जाता है, पर समाज में यदि यही भावना बढ़ती गई कि 90% से नीचे का कोई अर्थ नहीं, तो हर वर्ष हमारी शिक्षण संस्थाओं से निकले इतने सारे असफल बता दिए गए छात्र कहाँ जाएंगे? कितनी बड़ी दरी चाहिए 90% से कम वाले इस नए कचरे को छिपाने? मीटरों नहीं, किलोमीटरों लंबी चौड़ी दरी, लगभग पूरा देश ढक जाए, इतनी बड़ी दरी बनानी पड़ेगी। फिर दरी के नीचे छिपे 90% के नीचे वाले भला कब तक शांत बैठेंगे? दरी में वे जगह जगह छेद करेंगे, उसे फाड़ कर ऊपर झाँकेंगे। आगे इस लेख में उन्होंने 2 स्कूलों के उदाहरण दिए हैं जो 99% के फेर से बचकर अपने आसपास के लोगों को ठीक ठीक समझाया है, ठीक ठीक स्कूल चलाया है। अगर उसको जानना है आपको तो वो लेख आपको पढ़ना चाहिए। और ये जो विकास शब्द है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में है या ऐसा कुछ क्षेत्रों में हो। वो देख रहे हैं कि आजकल हर क्षेत्र में ये बात लागू है। देश के हर अंग विकास के लिए तत्पर है। वो चाहे उसमें कुछ शब्द जो आते हैं जैसे महिला विकास, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, बंधुआ मुक्ति, महाजन मुक्ति, बाल श्रमिक, सभी कुछ है। तो वो इस विकास शब्द को लगता था कि ये कहाँ से आया है विकास शब्द? क्या क्या पहले विकास नहीं हो रहा था? इसीलिए उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि विकास विकास शब्द एक दूल्हा है और बाकी सब ये बारातिये हो गए हैं। तो लेकिन उनका ये मानना था कि हम ये सब कहीं से नकल करके कर रहे हैं। हम हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि इस तरह का विकास अलग अलग होता था। तो इसीलिए कहते थे कि हम अपने समाज को बिना समझे बिना जाने जो ये एक तरह से जिसको हम फैशन कहेंगे, फैशन के अनुसार ये सब काम कर रहे हैं, तो उसके खराब परिणाम हमारे सामने हैं। वास्तव में हम पढ़ तो गए हैं पर कर नहीं पाए हैं, शिक्षित हो गए हैं पर भाषा नहीं पाए हैं। और भाषा के संदर्भ में वो क्या कहते हैं? भाषा यानी केवल जीभ नहीं, भाषा यानी मन और माथा भी। कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हमारे मन में होता है वही हमारी भाषा बनती है। एक का भी नहीं, बड़े समुदाय का मन और माथा जो अपने आसपास के और दूर के भी संसार को देखने, परखने, बरतने का संस्कार अपने में सहज संजो लेता है। ये संस्कार बहुत कुछ उस समाज की मिट्टी, पानी, हवा में अंकुरित होते हैं, पलते बढ़ते हैं, और यदि उनमें से कुछ मुरझाते भी हैं तो उनकी सूखी पत्तियां वहीं गिरती हैं, उसी मिट्टी में खाद बनाती हैं,
इस खाद यानी असफलता की ठोकरों के अनुभव से भी समाज कुछ सीखता है। भाषा और पर्यावरण लेख में फिर आगे इसी विकास के बारे में कहते हैं, वास्तव में आधुनिक दौर में अपने जड़ों से कट कर हमने जो विकास किया है उसके बुरे नतीजे तो चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, स्थूल अर्थों में भी और सूक्ष्म अर्थों में भी। ढका हुआ भूजल, खुला बहता नदियों तालाबों का पानी और समुद्र पूरी तरह गंदा हो चुका है। विशाल समुद्रों में हमारी नई सभ्यता ने इतना कचरा फेंका है कि अब अंतरिक्ष से टो लेने वाले कैमरों ने अमेरिका के नक्शे बराबर प्लास्टिक के कचरे के एक बड़े ढेर के चित्र लिए हैं। विकास करने से पहले अपने समाज को अच्छी तरह से देखने परखने की ज़रूरत थी, नहीं तो यह विकास की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। ये पंक्तियाँ प्रलय के शिलालेख में हैं। वास्तव में उनका ये कहना था कि ये विकास जड़ों से काटता तो है ही हमें हमें जड़ भी बना देता है, और हमारा सबसे अधिक नुकसान इसी जड़ता ने किया है। वास्तव में वो विकास के विरोधी नहीं थे, लेकिन उसको किसी जबरन किसी शब्द में परिभाषा में बांध कर उसको करने के पक्षपाती नहीं थे। और उनका लिखा हुआ इस अर्थ में भी महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी उन्होंने लिखा, जो कुछ भी उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ बड़ी बड़ी किताबों का सार है, उसमें कुछ ऐसा ज्ञान है, मंत्र है जिससे दुनिया 1 मिनट में बदल जाएगी या हम जैसे चाहते हैं वैसी हो जाएगी। लेकिन उसमें लोक जीवन की साधना सरलता है, उसमें वो शिक्षा है जो सिर्फ स्कूल और कॉलेज में बैठ के नहीं मिलती है, बल्कि उनके लोगों के बीच जाकर काम करके अपने परिवेश और बाप दादाओं बुआ नानी से प्राप्त होती है। और वो विकास को भी ऐसा ही मानते थे कि विकास भी हमारी परंपरा से आना चाहिए, हमारे समाज से आना चाहिए, कहीं बाहर से नहीं आना चाहिए। और वो कहते थे कि हम इसी परंपरा से अपने जो बाप दादा नाना बुआ इनका जो ज्ञान था इनसे हम करते जा रहे हैं, हम अपने पुरखों का ज्ञान खोते जा रहे हैं। उनके लेखों में वही एक प्रयोगात्मक शिक्षा है जो हमारे समाज और हमारी संस्कृति के अनुकूल है। आज के समय में जब हम बहुत सारे संकटों से जूझ रहे हैं, फिर वो चाहे पर्यावरण का हो, बाजारवाद का हो, या कथित आधुनिकता के रूप में चारों तरफ फैली हिंसा या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रूप में हो, लेकिन इन संकटों के कारण हमारे अंधेरे बढ़ते जा रहे हैं और हमें जीने का कोई मार्ग भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि अब भी जो आजकल हो रहा है उसमें कितना हम लोग डरे हुए हैं, और दिन प्रतिदिन हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हाँ इन जो बीमारी फैली इससे डरे हुए, हम बिल्कुल ऐसा लगता है कि अकेले पड़ते जा रहे हैं, हमारी सामाजिकता खत्म हो चुकी है, सब कुछ एक आभासी दुनिया में सिमट कर रह गया है। और इसके साथ सामाजिकता खत्म हुई है, लेकिन हमारी व्यक्तिगता और निजता का भी लोप हुआ है। ये दो विरोधाभास हैं जो समाज में साथ साथ चल रहे हैं, कि सामाजिक भी नहीं रहे और हमारी व्यक्तिगता निजता भी नहीं रहे। इस बात का उन्हें पूरा आभास है कि समाज में कि कैसे हम बिल्कुल अकेले पड़ते जा रहे हैं। इसीलिए वो अपने वक्तव्य में लिखते हैं कि जीवित लोगों से संवाद दूर हो चुका है। आज के समाज में अपने आसपास को ना जानना ज्ञान की नई कसौटी है। ये घरों से लेकर देशों पर लागू होती है। हम जीना भूल गए हैं, इसीलिए हमें अब जीवन जीने की कला सिखाने वालों की शरण में आंखें मूंद कर जाना पड़ रहा है। ये जो जीवन जीने के लिए जो हम आर्ट ऑफ लिविंग और ये सब जो कोर्स ज्वाइन जाते हैं, उन पर दाखिला इनके माध्यम से हम जीवन जीने की ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, इसी अज्ञानता और जड़ता से समाज को मुक्त कराने की छटपटाहट उनके विचारों में दिखाई देती हैं। क्योंकि कितनी भी निराशा हो, कितना भी अंधेरा हो, वो ये जानते हैं कि अभी इतनी देर नहीं हुई है कि हम वापस ना आ सके। इस अर्थ में
उनकी जो किताबें हैं, जो उनका लिखा हुआ है, जो उनका बोला हुआ है, वो सभी धुंधली तस्वीरें साफ करता है, जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, जिसके बाद जो हम नहीं जान पा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है। अगर हम उनको पढ़ेंगे तो शायद हम अपनी गलतियाँ, अपने काम समझ पाएंगे कि हम कहाँ गलत हैं, खुद ही, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बीता हुआ कल भी है और हमारा आने वाला कल भी है। हम दोनों को देख सकते हैं कि क्या, अगर हम ऐसे करेंगे, अगर हम इस रास्ते पे चले तो हमारा कल कैसा होगा, और हम इस रास्ते पे चले थे तो हम आज क्या कर रहे हैं। और उनके भाषणों और उनकी लेखन की जो संवाद क्षमता है, वो पूरी तरह से विचारों के अकाल को दूर करने का प्रयास करती है। विशेषता ये है कि उनका जो जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने बोला है, उसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि वो कहीं भी शुष्क, नीरस और जटिल नहीं होने पाता है। उसमें एक सरलता भरा, जैसा ही उनका व्यक्तित्व था वैसे ही उनकी भाषा भी सरलता से, संयम से और सादगी से अनुप्राणित रहती। उसमें सौंदर्य भी है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम सीधी सादी बोलचाल की भाषा है, बोलचाल की भाषा, लेकिन जो साहित्य का सौंदर्य होना चाहिए, जो गद्य का सौंदर्य होना चाहिए, जो एक लिखे हुए का सौंदर्य होना चाहिए, वो भी है उसमें। ठीक है कि ये उनका स्वभाव था कि बोलचाल की सरलतम भाषा में गंभीर से गंभीर बात कह देना और विचारों के पर्त खोलते जाना, ये उनके लेखक का गुण रहा है। और वो जब तकनीकी की बात करते हैं तो इतने सरस ढंग से करते हैं कि जो एकदम शुष्क विषय है वो भी एकदम काव्य जैसे लगता है कि हम कविता पढ़ रहे हैं। अ, कविता तो घर का माहौल ही था, लेकिन फिर भी उनके पढ़ लिखे में मुझे मुझे विशेषकर ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई गद्य कविता पढ़ रहे हैं। और जितना ही उनकी भाषा में लोक रहता है, बोलचाल की भाषा रहती है, उतना भी अभिजात्य रहता है। लेकिन वो जैसे कि ये वैसे ही आता है जितना कि ये हम एक सब्जी बनाते हैं, उसमें मसाले डालते हैं तो कितना नमक, कितना मिर्च, कितना धनिया, तो वो सब उसी हिसाब से पूरा एक सादगी से भरा हुआ, सौंदर्य से भरा हुआ उसी तरह से आता है। और उसमें सबसे जो खास बात है कि उसमें एक गति है, अवरोध नहीं है। आप जब भी उनका कुछ पढ़ते हैं, उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं लगता है कि 2 लाइन बाद, अच्छा बाद में पढ़ेंगे। मन करता है कि इसको पढ़कर ख़त्म करें और कई बार पढ़िए, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, लेकिन उसका सौंदर्य कम नहीं होता है। वो हर बार उतना ही अच्छा लगता है, उतना ही नया लगता है। अगर मैं उनके लिखे हुए के बारे में, विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता की एक पंक्ति है कि एक भी पत्ती अतिरिक्त नहीं, तो वास्तव में उनके लिखे हुए में एक भी शब्द अतिरिक्त नहीं है। यही उसकी सुंदरता है। मैं आप 2 उदाहरण देती हूँ उनके लेखों से, भाषणों से, मतलब जो भाषण थे वो लेख के रूप में प्रकाशित हुए, तो उनका उसका मैं 2 उदाहरण देती हूँ। दौड़ गांव के पंचायत भवन में छोटी छोटी लड़कियां नाच रही थीं। उनके गीत के बोल थे, ठंडो पानी मेरा पहाड़ में, माँ ना जा स्वामी परदेसा। ये बोल सामने बैठे पूरे गांव को बरसात की झड़ी में बांधे हुए थे। भीगते दर्शकों में ऐसी कई युवा और अधेड़ महिलाएं थी जिनके पति और बेटे अपने जीवन के कई बसंत प्रदेश में बिता रहे थे। ऐसे वृद्ध भी इस कार्यक्रम को देख रहे थे जिनने अपने जीवन का बड़ा भाग प्रदेश की सेवा में लगाया था। और भागीदारी पर वे छोटे छोटे और भीगी दरी पर वे छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें शायद कल प्रदेश चले जाना है। एक गीत पहाड़ों के इन गांवों के लोगों का पलायन भला कैसे रोक पाएगा। ये पूरा जो ये पर्यावरण से संबंधित लेख है, ना जा स्वामी परदेसा। ना जा स्वामी परदेसा नाम ही इतना सुंदर लगता है पढ़कर, इतना सरस लगता है कि वो लगता नहीं है कि हाँ इतनी जटिल समस्याओं से भरा हुआ कोई एक लेख आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे एक और उदाहरण देती हूँ। ये महिला दल कागजी नहीं थे, कागज पर बने ही नहीं थे,
कोई लेखा जोखा रजिस्टर दस्तावेज नहीं, पूरे सच्चे मन से बने संगठन थे। इसीलिए शिविर चलाने वाली मुख्य मानी गई संस्था दूधा तोली के कार्यकाल कार्यालय में भी इनकी गिनती या ब्यौरा देखने नहीं मिलता। ऐसी महिला मंगल दलों की वास्तविकता तो उन गांवों में धीरे धीरे ऊंचे उठ रहे सघन हो चले वनों से ही पता चल सकती है। प्रतिदिन दल की सदस्याएं बारी बारी से वनों की रखवाली करती हैं। रखवाली का तरीका अपने आप में अनोखा और सुरीला संगीतमय है। एक लाठी है, लेकिन ये साधारण लाठी नहीं है। इसके ऊपरी सिरे पर बड़े आकार के दो चार घुंघरू लगे हैं। इस लाठी का नाम है खांकर। खांकर लेकर महिलाएं वन में रखवाली करती हैं। हर कदम पर हर कदम पर लाठी जमीन पर लगती है और खांकर के घुंघरू खनक जाते हैं। एक खांकर की संगीतमय ध्वनि वन की घनी चुप्पी को तोड़ती वन के दूसरे भागों में इसी तरह रखवाली कर रही अन्य महिलाओं को एक दूसरे से जोड़े रखती है। ये संगीतमय लाठी एक अन्य सुरीली व्यवस्था का भी अंग है। सांझ को वन की रखवाली के बाद ये महिलाएं गांव वापस आती हैं और अपनी खांकर अपने घर के दरवाजे के आगे ना रखकर किसी अन्य महिला के दरवाजे पर टिका देती हैं। इसका अर्थ है कल उस घर की महिला खाकर लेकर वन रखवाली के लिए निकलेगी। अपने बच्चों की तरह पाल पोस खड़े किए गए वनों की रखवाली, निगरानी, सार संभाल का ये घरेलू तरीका आज दूधा तोली क्षेत्र के कोई 136 गांवों में बड़े नियम से स्वानुशासन से चल रहा है। प्रायः पगडंडियों से बटे और पहाड़ों की चोटियों घाटियों में एक दूसरे से मीलों दूर बसे ये गांव बिना बाहरी पैसे के आदेश के अपने दम पर खांकर के संगीत से जुड़ते गए। अब इसमें देखिए कितना सुंदर उन्होंने लिखा है कि जंगल की रखवाली के बारे में कैसे लोग अपने आप से अपने बिना सरकार की सहायता के लिए कर रहे हैं। और ये पूरा जो अंश है पूरा संगीतमय है, कहीं भी कोई शुष्कता नहीं। एक और उदाहरण देती हूँ, जब वो थोड़ी सी चोट करते हैं समाज पर, वो है आज भी खरे तालाब से उदाहरण। पुराने तालाब साफ नहीं करवाए गए और नए कभी बने नहीं। 7 तालाबों में नहीं, नए समाज के माथे में भर गई है। तब समाज का माथा साफ था। उसने साध को समस्या की तरह नहीं बल्कि तालाब के प्रसाद की तरह ग्रहण किया था। तो ये इस समाज को बता रही तुमने क्या किया, देखो सारे तालाब बर्बाद कर दिए, ये कर दिया, लेकिन उसमें आक्रामकता नहीं है। कितनी विनम्रता से वो कहते हैं कि नए समाज के माथे में साध नए समाज के माथे में भर गई है। भाषा के बारे में अनुपम जी का ये मानना था कि कोई भी ज्ञान जितना सहज होगा, जितना अधिक संप्रेषणीय होगा, उतने ही अधिक लोगों तक पहुंचेगा। इसीलिए वो कहते थे कि ब्रह्मा ज्ञान सबसे अधिक कबीर का लोकप्रिय हुआ, गोरखनाथ का नहीं। तो जो काम हम 2 पैरों पे चलकर कर सकते हैं, उसके लिए हमें 2 हाथों पर क्यों चलना। अगर हम किसी बात को बहुत सीधे सरस ढंग से समझा सकते हैं, तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि नहीं हम इतनी अच्छी भाषा या अच्छी से मतलब कि इतनी साहित्यिक इतनी परिनिष्ठित भाषा लिख सकते हैं, उसमें लोक शब्दों का उपयोग ना करें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अनुपम जी विनोबा जी का ये कथन अक्सर दोहराते थे कि पानी तो निकलता है, बहता है समुद्र से मिलने के लिए, पर रास्ते में एक छोटा सा गड्ढा आ जाए तो पहले उसे भरता बढ़ सके तो ठीक, नहीं तो उतने भी संतोष पा लेता है। वो किसी से शिकायत नहीं करता, कभी ऐसा नहीं सोचता अरे मुझे तो समुद्र तक जाने का महान उद्देश्य, एक महान लक्ष्य, एक महान सपना पूरा करना था और वो महान लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। ठीक यही कार्य उन्होंने स्वयं किया था।
अब मैं थोड़ी अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि जितना मैंने जाना था, जितना अपने अनुभव से उनसे उनसे मिली थी, जो सीखा था अपने अनुभव से, तो वो बात करते करते मैं ये बताना चाहती हूँ कि अनुपम जी को ये मोह था कि कोई उन्हें ना जाने, कोई उनके बारे में ना लिखे, कोई उनसे कोई उन्हें आगे ना ले जाए, वो पीछे ही रहते थे। लेकिन उन्होंने ज्ञान की जिस उच्चतम धरातल पर परंपरागत पर्यावरण और परंपरागत जीवन की समझ विकसित की है, उसे हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। और आज के समय में तो खास उन्हें ये मोह हो सकता है कि उन्हें कोई ना जाने, पर हमें सीखना चाहिए, हमें जानना चाहिए, क्योंकि सीखना एक साधना है और हर कोई साधक तो हो नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा भी जल बचा सकें, एक पौधा कहीं लगा सकें, या किसी के मन में थोड़ा सा प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, मनुष्यता के प्रति प्रेम जागृत कर सके, तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके बारे में हम बोल कर, मैं खुद भी बोल रही हूँ, उनके बारे में हम बोल कर, लिख कर, शायद उनको उतने अच्छे तरीके से याद नहीं कर सकते हैं जितने अच्छे तरीके से अगर हमने कहीं 5 पौधे लगा दिए, कहीं किसी की सहायता कर दी, या हमने कुछ पर्यावरण के लिए कुछ काम कर लिया, समाज को बेहतर बनाने के लिए, इस प्रकृति को बेहतर बनाने के लिए। प्रकृति तो बेहतर है ही है, मतलब उसको नष्ट ना करे, विनाश ना करे, तो ऐसा कुछ काम कर लिया। जैसे मैं खुद अपनी बात बताऊं, तो जब भी मैं कोई प्लास्टिक का थैला घर में आ जाता है, या जब भी कुछ इस तरह का देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे तुरंत उनकी याद आती है। मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, हालांकि हम लोग करते ही हैं, हम लोग उनके तरह तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारे मन में भी ये बात रहती है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो शायद हम 50% गलत करते होंगे, तो हम 25% करेंगे। तो ये उनकी एक यही उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और एक बात और कहती हूँ मैं, कि उनसे मिलकर, वास्तव में अगर उनको आप पढ़ेंगे, उनसे पढ़कर, उनसे अब तो नहीं है तो उनसे पढ़कर ही हम जान सकते हैं कि मनुष्य होने का क्या अर्थ है और जीवन जीने का क्या अर्थ है। जब वो अब अंत में मैं अपनी एक कविता पढ़ना चाहती हूँ। जब वो नहीं रहे थे, जब वो चले गए थे इस दुनिया से, और मैं उसके कुछ दिनों बाद दीदी से मिलने और मंजू जी से मिलने गांधी शांति प्रतिष्ठान गई थी, तो हम लोग उसी कमरे में बैठे थे जिसमें वो बैठते थे, और सामने एक खाली कुर्सी थी और उसके पीछे उनकी बड़ी सी फ़ोटो लगी थी। तो उस दिन मुझे खैर तो दुख, अभी कुछ दिन ही कितने हुए थे, लेकिन उस दिन मैंने लौट कर आके ना एक कविता लिखी, जिसे मैं आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। जिन्हें हम कभी नहीं जाने देना चाहते, जाते अगर आज से 20 30 या 50 साल बाद भी, और हम यही होते, तब भी यही कहते कि इतनी भी क्या जल्दी थी जाने की, अभी तो हमें आपकी और ज़रूरत थी। सच है, हम नहीं जाने देना चाहते थे आपको कभी, हमें पता था मांगेंगे हमसे जवाब, नदी, पेड़, ताल, तालाब, और हम चुप रहेंगे। हमें पता था मांगेंगे हमसे जवाब, नदी, पेड़, ताल, तालाब, और हम चुप रहेंगे। गांधी शांति प्रतिष्ठान का वो कमरा, जहाँ अब एक खाली कुर्सी है और उसके पीछे लगी आपकी तस्वीर, जिसमें मुस्कुराता आपका चेहरा, असमर्थ उस खाली जगह को भरने में जो हमारे दिलों में है, असमर्थ उस खाली जगह को भरने में जो हमारे दिलो दिमाग में है।
आज भी खड़े हैं तालाब के शब्दों में, हम ढूंढते हैं आपको, हर शब्द हमारे साथ मिलकर पुकारने लगते हैं। आ जाइए, एक बार आ जाइए, आपका जाना एक समाज का जाना है, उस सादगी और विनम्रता का जाना है जिसके बिना हम हैं अधूरे। उस सादगी और विनम्रता का जाना है जिसके बिना हम हैं अधूरे। अनुपम जी, ये नदी ताल तालाब और उनसे भी अधिक मनुष्यता पुकारती है आपको। आप आ जाइए, एक बार वापस जाने के लिए फिर से आ जाइए। धन्यवाद, आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।